हेलो एवरीवन। सो नेक्स्ट टॉपिक है हमारा एसेंशियल्स ऑफ वैलिड कॉन्ट्रैक्ट इन द इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872। सो एसेंशियल्स ऑफ वैलिड कॉन्ट्रैक्ट की बात करें, इसमें आपके 9 पॉइंट आते हैं और इसके अलावा भी हैं, लेकिन यहाँ पे 9 पॉइंट ही मैंने डिस्क्राइब किए हैं। फर्स्ट आता है कि जो भी वैलिड कॉन्ट्रैक्ट बनने के लिए ऑफर और एक्सेप्टेंस का होना जरूरी है, लीगल रिलेशनशिप होना चाहिए, कंसेंस एड इडम होना चाहिए, कंपिटेंसी एंड कॉन्ट्रेक्चुअल कैपेसिटी होनी चाहिए, फ्री कंसेंट ऑफ पार्टी, लीगल ऑब्जेक्टिव वाला आपका एग्रीमेंट हो और एग्रीमेंट नॉट एक्सप्रेसली डिक्लेयर वॉइड एग्रीमेंट नहीं होना चाहिए, रिटर्न या रजिस्टरिंग एग्रीमेंट हो और कैपेबल टू परफॉर्मेंस वाला एग्रीमेंट हो, तो वही आपके वैलिड कॉन्ट्रैक्ट में आते हैं। वन बाय वन इसको डिस्कस करेंगे। वैलिड कॉन्ट्रैक्ट में फर्स्ट जो एलिमेंट आता है वो आता है ऑफर और एक्सेप्टेंस। तो एक पार्टी ऑफर करती है, दूसरी पार्टी उसको एक्सेप्ट कर लेती है, तो वो एक प्रॉमिस बन जाता है और उस प्रॉमिस में कंसिडरेशन इन्वॉल्व होता है, तो वो एग्रीमेंट बन जाता है। सो फॉर एग्जांपल कि मोहन मेक ए प्रपोजल टू सेल कार टू सोहन ₹50,000। तो यहाँ पे मोहन जो है प्रपोजल दे रहा है सोहन को कि वो अपनी कार 50,000 में देना चाहता है। तो मोहन ने प्रपोजल दिया सोहन को और सोहन अगर इस प्रपोजल को एक्सेप्ट कर देता है, तो दोनों पार्टी में, एक पार्टी में ऑफर हुआ, दूसरी पार्टी ने उसको एक्सेप्ट किया। सेकंड इसमें पॉइंट आता है, सॉरी यहाँ पे 2 होना था, इंटेंशन टू क्रिएट लीगल रिलेशनशिप। तो इट्स मीन दैट कि जो भी हमारा एग्रीमेंट होगा उसको वैलिड कॉन्ट्रैक्ट बनने के लिए लीगल रिलेशनशिप उसमें होना जरूरी है। अगर उसमें लीगल रिलेशनशिप नहीं होगा तो वो वैलिड कॉन्ट्रैक्ट नहीं होगा। फॉर एग्जांपल कि आपके फादर ने प्रॉमिस किया कि मंथली आपको 500 पॉकेट मनी दी जाएगी, बाद में जो है आपके फादर मुकर जाते हैं कि नहीं दे पाते हैं, तो इट्स दैट नॉट ए मीन कि आप पापा के ऊपर केस कर देंगे। सो यहाँ पे लीगल रिलेशनशिप नहीं है इस एग्जांपल में। तो ऐसे कोई एग्रीमेंट जिनमें लीगल रिलेशनशिप नहीं होता है, लीगल रिलेशनशिप नहीं पाया जाता है, तो वैलिड कॉन्ट्रैक्ट वो नहीं होते हैं। तो ये जरूर ध्यान रखें कि जो भी वैलिड कॉन्ट्रैक्ट होंगे उसमें लीगल रिलेशनशिप होता है। थर्ड इसमें आपका ऑब्जेक्टिव था कंसेंस एडिटम। कंसेंस एडिटम का मतलब है यहाँ पे कि जो भी पार्टीज होती है उनको सेम सेंस पे एग्री होना है। अगर वो सेम सेंस पे एग्री नहीं होती हैं, तो वहां पे वैलिड कॉन्ट्रैक्ट नहीं होता है। माना आपके पास 2 घर है, हाउस नंबर 1, हाउस नंबर 2, और आप हाउस नंबर 1 सेल करना चाहते हैं, लेकिन सामने वाला हाउस नंबर 2 परचेज करना चाहता है। तो इस केस में दोनों की सेंस जो है वो सेम थिंग पे एग्री नहीं होती है। इट्स मीन दैट कि ये एग्रीमेंट वैलिड नहीं है। पार्टी का सेम थिंग पे सेम सेंस में एग्री होना जरूरी है। अगर वो सेम सेंस में एग्री नहीं होते हैं, तो वो वैलिड कॉन्ट्रैक्ट नहीं होगा। नेक्स्ट है आपका द कॉन्ट्रेक्चुअल कैपेसिटी ऑफ द पार्टीज। अगर कॉन्ट्रेक्चुअल कैपेसिटी की बात करें तो व्यक्ति वो ही कॉन्ट्रैक्ट कर सकता है जो कॉम्पिटेंट है, जो कॉम्पिटेंसी में आता है। जो कॉम्पिटेंट नहीं है वो डिस्क्वालीफाई है या फिर साउंड माइंडेड नहीं है या माइनर है, तो वो कॉन्ट्रैक्ट नहीं कर पाता है। तो एज ऑफ मैच्योरिटी बहुत जरूरी है कि आपकी एटलीस्ट जो है मैच्योर एज होनी चाहिए, साउंड माइंडेड होने चाहिए एंड आप कानून की नजर में डिस्क्वालीफाई नहीं होने चाहिए। तो वही व्यक्ति जो है वो कॉन्ट्रैक्ट कर सकता है। अगर आपकी माइनर एज है, अनसाउंड माइंडेड है या कानून की नजर में आप माना कि आप सॉल्वेंट हैं, तो आप कॉन्ट्रैक्ट नहीं कर पाएंगे। ओके। अगर सिर्फ माइनर के केस में गार्डियन जो है वो कांटेक्ट कर सकता है, और अगर कोई भी गार्डियन है तो वो पर्सन जो है वो मेजर तब माना जाता है जब द एज ऑफ 21 जो है उसकी हो जाती है। तो ये बहुत जरूरी है कि समझना कि कांटेक्ट करने के लिए कॉन्ट्रेक्चुअल कैपेसिटी का होना बहुत जरूरी है। नेक्स्ट है फ्री कंसेंट ऑफ द पार्टी, की पार्टी के बीच जो है फ्री कंसेंट होना चाहिए। इसमें सारी नंबरिंग गलत है, तो प्लीज इस पर ध्यान ना दें। जब मैंने इसको ऐड किया था मैंने भी ध्यान नहीं दिया था। फ्री कंसेंट ऑफ द पार्टीज, पार्टीज के बीच फ्री कंसेंट होनी चाहिए। अगर आप डरा धमका के किसी से कांटेक्ट कर रहे हैं तो वो वॉइडेबल कॉन्ट्रैक्ट है, तो वो वैलिड नहीं है। तो यहाँ पे फ्री कंसेंट का मतलब है कि आपकी स्वेच्छा से जो है वो सहमति होनी चाहिए। अगर स्वेच्छा से सहमति नहीं है तो वो वैलिड कॉन्ट्रैक्ट नहीं होता है। ए मेक ए प्रपोजल टू बी सेल हिज कार ₹80,000, बी एक्सेप्ट टू बाई ए कार विच थिंक दैट मारुति बिकॉज इट इज मोर पॉपुलर देन द फियाट। सो यहाँ पे वो ए जो है वो बी को अपनी कार देना चाहता है। बी सोचता है कि वो मारुति दे रहा है, लेकिन एक कोई और कार जो है उसको ऑफर कर रहा था। तो यहाँ पे कंसेंट जो है पार्टी की वो एग्री नहीं करती है, बिकॉज बी मारुति कार लेना चाहता है। तो यहाँ पे कंसेंट फ्री नहीं है। कंसेंट फ्री होगा सामने वाली पार्टी का, तभी कॉन्ट्रैक्ट वैलिड माना जाता है। नेक्स्ट लॉफुल कंसिडरेशन लीगल ऑब्जेक्टिव, कि हमारा जो
कॉन्ट्रैक्ट या एग्रीमेंट होता है वो बिल्कुल लॉफुल कानून की नज़र में सही होना चाहिए और जो भी पैसा एक्सचेंज हो रहा है वो बिल्कुल लॉफुल होना चाहिए। अगर वो लॉफुल नहीं है या उसमें लीगल ऑब्जेक्टिव अराइज़ नहीं होते हैं तो वो वैलिड कॉन्ट्रैक्ट नहीं होता है। आप किसी को मारने के लिए 20,000 रुपए दे रहे हैं, तो 20,000 मनी क्या है, वो इलीगल मनी है, वो लॉफुल मनी नहीं है, लॉफुल कंसिडरेशन नहीं है, तो वो वैलिड कॉन्ट्रैक्ट नहीं होगा। अजय ऑफर टू सेल हिज बुक ₹220। अजय ने विजय को 20 रुपए में बुक्स दी। तो ये जो कॉन्ट्रैक्ट है या ये जो एग्रीमेंट हो रहा है सेल करने का वो वैलिड है, बिकॉज यहाँ किसी को हार्म नहीं हम कर रहे हैं। लॉफुली कंसिडरेशन है 20 रुपए एंड लीगल ऑब्जेक्टिव है, दोनों ने एक्सेप्ट कर लिया, तो वो सेम सहमति में वो एग्री भी हैं, तो ये वैलिड कॉन्ट्रैक्ट का पार्ट है। एग्रीमेंट जो है वो डिक्लेयर वॉइड नहीं होना चाहिए। आप चाँद तारों को तोड़ने की बात कर रहे हो, ऐसे एग्रीमेंट जो है वो वॉइड एग्रीमेंट होते हैं। ऐसी चीज़ जो पॉसिबल नहीं है परफॉर्म करना, किसी को मैरिज को रोकने के लिए आप कॉन्ट्रैक्ट कर रहे हैं, किसी के बिज़नेस को रोकने के लिए कॉन्ट्रैक्ट कर रहे हैं, तो ऐसे जो कॉन्ट्रैक्ट होते हैं, ऐसे जो एग्रीमेंट होते हैं वो वॉइड होते हैं, ठीक है? तो वॉइड एग्रीमेंट जो है अगर वो कॉन्ट्रैक्ट का पार्ट नहीं ले सकते हैं क्योंकि वैलिड एग्रीमेंट ही कॉन्ट्रैक्ट बन पाते हैं। राइटिंग इन द रजिस्टरिंग एग्रीमेंट, वैसे तो एग्रीमेंट 2 प्रकार के से आप कर सकते हो, ऑरली भी कर सकते हो, रिटन में भी कर सकते हो, लेकिन ऑरली में प्रॉब्लम क्या आती है कि जब आप दूसरों को केस कर रहे हैं तो वी हैव नॉट टू एविडेंस, है ना? तो हमारे पास एविडेंस नहीं होता प्रूफ करने के लिए, तो इसलिए राइटिंग और रजिस्टरिंग एग्रीमेंट हम करवा सकते हैं। अगर कोई भी पार्टी इन फ्यूचर के लिए मना कर देती है परफॉर्म करने के लिए कि नहीं करना है, तो उस केसेस में सामने वाले जो एग्रीड पार्टी होती है, दुखी पार्टी होती है, तो वो अपने केस फाइल कर सकती है। एंड कैपेबल ऑफ परफॉर्मेंस, आपका जो कॉन्ट्रैक्ट है वो परफॉर्म करने के कैपेबल होना चाहिए, आप उसको परफॉर्म करने की पॉसिबिलिटी होनी चाहिए। अगर आप ऐसा एग्रीमेंट कर देते हो जो परफॉर्म नहीं हो सकता है, चाँद तारों को तोड़ने की बात कर रहे हो या ऐसी आप एग्रीमेंट कर रहे हो जो माना किसी व्यक्ति की डेथ होगी और उसके मैरिज का कॉन्ट्रैक्ट आप करके आ गए हो, तो दैट्स नॉट अ थिंग कि वो परफॉर्म होगा। तो यहाँ पे कैपेबल ऑफ परफॉर्मेंस जो है वो नहीं हो पाएगी। तो जहाँ पे कैपेबल ऑफ परफॉर्मेंस नहीं है तो वो वैलिड कॉन्ट्रैक्ट नहीं होगा। कॉन्ट्रैक्ट वही वैलिड होगा जहाँ पे परफॉर्म आप कर सकते हो, और परफॉर्म नहीं होगा तो वैलिड कॉन्ट्रैक्ट नहीं होगा। तो ये जो हमने पढ़ा, ये था आपका द वैलिड कॉन्ट्रैक्ट के पार्ट। अब हम पढ़ेंगे डिफरेंस बिटवीन द एग्रीमेंट एंड द कॉन्ट्रैक्ट। सो देखिए, अगर एग्रीमेंट को सेक्शन 2E में डिफाइन किया गया है, कॉन्ट्रैक्ट को सेक्शन 2H में डिफाइन किया गया है। एग्रीमेंट क्या है? प्रपोजल एक्सेप्ट करेंगे विद कंसिडरेशन, वो एग्रीमेंट बन जाएगा। और कॉन्ट्रैक्ट कैसे बनेगा? हमने प्रीवियस लेक्चर में पढ़ा था कि जो भी प्रपोजल है उसको हम एक्सेप्ट करते हैं, उसमें कंसिडरेशन इन्वॉल्व होता है और वो इन्फोर्सेबल बाय लॉ जो एग्रीमेंट है दैट इज इंक्लूडेड टू कॉन्ट्रैक्ट। तो एग्रीमेंट का जो क्षेत्र है वो वाइड होता है और कॉन्ट्रैक्ट का नैरो होता है। क्यों होता है वाइड एग्रीमेंट का? बिकॉज इसमें लीगल और एक्स्ट्रा लीगल अफेयर दोनों ही इन्वॉल्व होते हैं आपके, जबकि कॉन्ट्रैक्ट में सिर्फ लीगल और वैलिड ही एग्रीमेंट जो है वो कॉन्ट्रैक्ट का रूप ले पाते हैं। एग्रीमेंट का लीगल और एक्स्ट्रा लीगल अफेयर दोनों को इंक्लूड किया जाता है, जबकि कॉन्ट्रैक्ट में सिर्फ लीगल अफेयर को इंक्लूड किया जाता है। एग्रीमेंट प्रपोजल के ऊपर बेस्ड है, जबकि कॉन्ट्रैक्ट जो है वो एग्रीमेंट के ऊपर बेस्ड है। और एग्रीमेंट में कोई भी नो लीगल ऑब्लिगेशन अराइज नहीं होती है, बिकॉज एग्रीमेंट आपके सोशल मॉरल एग्रीमेंट हो सकते हैं जिसमें लीगल ऑब्लिगेशन अराइज नहीं होती है, जबकि कॉन्ट्रैक्ट में लीगल ऑब्लिगेशन अराइज होती है। क्यों लीगल ऑब्लिगेशन अराइज होती है? बिकॉज वैलिड कॉन्ट्रैक्ट और जिसमें लीगल ऑब्लिगेशंस हो या लीगल कंसिडरेशन हो, लीगल ऑब्जेक्टिव हो, वही आपके एग्रीमेंट कॉन्ट्रैक्ट बन पाते हैं, इसलिए इसमें लीगल ऑब्लिगेशन का होना जरूरी है। एग्रीमेंट जो है वो सारे के सारे एग्रीमेंट इन्फोर्सेबल बाय लॉ नहीं होते हैं, बिकॉज कुछ सोशल मॉरल नेचर के होते हैं, तो सारे के सारे हम कोर्ट में नहीं लेके जा सकते हैं। अगर आपको चाय पे बुलाया, आपने मना कर दिया, मैं कोर्ट पे केस नहीं कर सकती उस बात पे। तो कॉन्ट्रैक्ट में क्या होता है, जो भी एग्रीमेंट हो गए वो इन्फोर्सेबल बाय लॉ होते हैं। तो एक थोड़ा सा रिवीजन था आपको, आई होप आपको पसंद आया होगा। थैंक यू।